जय हिंद। पिछली वीडियो में हमने देखा था क्या होता है एग्रीकल्चरल सब्सिडी, क्या होती है एमएसपी। अब हम बैंकिंग को शुरू कर दिए हैं और इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, आरबीआई शुरू करने से पहले पढ़ने जा रहे हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। क्या कंपनी, ये बैंक नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, यह एक वित्तीय संस्थान है जो काम क्या करता है भाई, प्राथमिक काम होता है इसका खातों में जमा पैसों का इस्तेमाल करना और ऋण देना। इसके खाते में जो पैसे होते हैं उसका यूज करता है और ऋण देता है। ठीक, इसका जो रेगुलेशन करती है, विनियमन आरबीआई करती है। तो ये जानने वाली बात है कि भले ही ये बैंक नहीं है लेकिन इसका रेगुलेशन कौन करता है, आरबीआई करती है। क्लियर। अब क्या होता है, गैर बैंक अपने यहाँ पैसा जमा करने वाले को खाते से निकालने नहीं देते। आप एनबीएफसी के यहाँ पैसा जमा कीजिए लेकिन उसको जब मन करे निकाल नहीं सकते हैं। अभी जाएंगे जमा किए, फिर शाम को मन किया कि निकाल लें तो निकाल नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बैंक नहीं है। अगर सब कुछ कर सकते तो फिर एनबीएफसी क्यों बोली जाती, कंपनी क्यों लगता? अगर कंपनी है तो कंपनी अधिनियम के तहत इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो होगा। तो ये कंपनी है, बैंक नहीं है। अगर सारे काम वो बैंक वाले करने लगे तो फिर बैंक नहीं हो जाएगा। तो एनबीएफसी है, कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। गैर बैंकिंग होते हुए भी बैंकिंग के पूरक के रूप में आजकल इनका देखा जा रहा है यूज। बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं, कहने का मतलब है आज के टाइम में। क्यों? ग्राहकों की आवश्यकता के मुताबिक सेवा देती हैं। आपकी आवश्यकता है, हो सकता है आज आपको बाइक खरीदनी है और किसी बैंक में जाएंगे तो हो सकता है आज बाइक ना मिले, लेकिन उसका लोन ना पास हो, लेकिन एनबीएफसी के पास जाएंगे तो 1 घंटे में आपका लोन हो जाएगा। इससे काफ़ी फेमस हो रही हैं ये। कार्य प्रणाली इनका सरल है, आसानी से लोन देती हैं, आसानी से इनके जो भी एम्प्लॉय हैं काफ़ी एक्टिव होते हैं इनके। जमा राशि पर आकर्षक ब्याज दर ऑफर करती हैं। आप जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, ऐसे कुछ एनबीएफसी के उदाहरण हैं जो जमा स्वीकार करते हैं और जब आप इनमें डिपॉजिट करने जाएंगे तो 9 या 10% काफ़ी अच्छा ये इंटरेस्ट देते हैं। तो जमा राशि पे अच्छा ये ब्याज दर देते हैं। ऋण आवश्यकताओं को समय पर पूरा करना इनकी खासियत होती है। देखिए, एक बात है कि एनबीएफसी हमने देखा था कि 2016 के बाद काफ़ी ज़्यादा न्यूज में आ गया। एनबीएफसी हम 2016 के बाद देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, हर लोग एनबीएफसी से लोन लेना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा, ज़रा सोचिए। 2016 में एक घटना हुई जिसको हम नवंबर 2016 में, जिसको हम बोलते हैं डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी हो गया। नोटबंदी हुआ तो सब लोग अपना पैसा कहाँ जमा कराने लगे, बैंक्स में। और बैंक्स में गए, अपना पैसा जमा कराए तो बैंकों के पास एकाएक कैपिटल आ गया, तरलता आ गई, लिक्विडिटी आ गई बैंकों के पास एकाएक बहुत ज़्यादा मात्रा में। अब बैंक पैसा तो पैसे को तभी बनाएगा जब उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। पैसा रखे रखे तो पैसे को बनाएगा नहीं। अब बैंक क्या करेंगे, उनको तो फ़ायदा कमाना है ना। तो एनबीएफसी ने देखा कि इस टाइम बहुत अच्छा मौका है, हम क्या करते हैं, पैसा लेते हैं। इनको क्या होता है ना कि लोन देना है लोगों को, लोन देने के लिए, लोन के लिए पैसे चाहिए। पैसे ये उगाते कहाँ से हैं, तो ये जाके किसी और बैंक से लोन ले लेंगे या फिर दुनिया भर के इनके काम होते हैं, कमर्शियल पेपर्स यूज करेंगे ये लोग, चाहे जो भी मतलब पब्लिक से लोन उठाएंगे, म्यूचुअल फंड से उठाएंगे, म्यूचुअल फंड कंपनी जो है वहाँ से उठाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये लोग गए कि एक सुनहरा मौका है, जाते हैं बैंक में, और बैंक के पास गए, बैंकों के पास तो वैसे ही पैसा पड़ा हुआ था, तो बैंकों ने इनको आसानी से लोन भी दे दिया। और इनके पास लोन मिला तो ये क्या किए, जाके सबको प्रोवाइड करा दिए, चाहे वो रूरल हो चाहे अर्बन इकोनॉमी हो, घर घर तक जाके लोन प्रोवाइड किए। जिसको जो चाहिए वो लोन ले जाओ इनसे। क्यों? क्योंकि इनके पास भी पैसा आ गया बैंकों की तरफ से। इसी के चलते तो डीएचएफएल कुछ गड़बड़ी की और उसी टाइम दीवार मतलब इकोनॉमी के लिए गड़बड़ हो गया, उसने कुछ फ्रॉडरी की। खैर अभी देखते हैं, वो बाद की बात है। अभी ये देखते हैं इनकी श्रेणियाँ क्या होती हैं। तो एक होते हैं राशि जमा लेने वाले, आप जाइए इनके पास, पैसा डिपॉजिट कर दीजिए कुछ खास समय के लिए। दूसरा होता है राशि जमा नहीं लेने वाले, 2 तरीके के होते हैं। तो एनबीएफसी के लिए जमा लेने वाली कंपनी के तौर पे आरबीआई में रजिस्ट्रेशन कराना क्या होता है, अनिवार्य होता है। एक्चुअली आरबीआई ऐसा क्यों करवाती है कि कल को ये फेल हो जाएंगे, दिवालिया बोल न जाए, इसके लिए कुछ
नियम कानून को मानना पड़ता है, उसी के तहत ये रजिस्ट्रेशन करवाना होता है इनको, खासकर वो जो जमा ले रही हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा है ना। अगर वो डूबेंगी कल को तो फिर पब्लिक का पैसा डूबेगा, बैंकिंग सिस्टम पे भी लोगों का विश्वास खत्म होगा। खैर ये बैंकिंग सिस्टम नहीं है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसको बचाने के लिए लोगों के हित को कस्टमर के हित को सुरक्षित करने के लिए तथा भविष्य में इकोनॉमी पे इसका कोई बैड इफेक्ट ना पड़े, इसके लिए आरबीआई ने कई रेगुलेशंस बनाए हैं इनके लिए। ठीक, तो जब ये रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है इनका कंपनी के तौर पे, तो इनके लिए क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के लिए इनका कंपनी होना आवश्यक है। और कंपनी कौन होते हैं, तो कंपनी अधिनियम 1956 को इसको 2013 में संशोधित किया गया, तो 1956 के तहत उस टाइम, और कम से कम 2 करोड़, उस टाइम 2013 शायद बोला था, 1956 के तहत होना चाहिए, और कम से कम 2 करोड़ इनके पास क्या होना चाहिए, नेट ओन फंड होना चाहिए। क्लियर है, जो जमा ले रही हैं उनके पास नेट ओन फंड होना चाहिए 2 करोड़। कंपनी अधिनियम 1956 के तहत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि उनका कंपनी होना अनिवार्य है। क्लियर है। अब दोहरे नियामक को खत्म करने के लिए आरबीआई ने क्या किया है, कुछ छूट दिया है। आरबीआई बोलती है कि एक तो मैं रेगुलेशन करें, फिर कोई और रेगुलेशन करे, क्योंकि आपकी कैटेगरी अलग अलग है, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो आप जाइए, मैं ये हक देती हूँ कि किसी अलग अलग एरिया में जो भी आपकी श्रेणी है, उस श्रेणी के हिसाब से अलग अलग रेगुलेशन करने वाली अथॉरिटी के पास जाइए, वहीं आपका रजिस्ट्रेशन होगा और वहीं आपका रेगुलेशन होगा। जैसे क्या होता है, वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट फंड, स्टॉक ब्रेकिंग फॉर्म और रजिस्ट्रेशन विनियमन, इनका कौन करता है भाई, स्टॉक ब्रेकिंग फॉर्म का रजिस्ट्रेशन और विनियमन कौन करता है, सेबी करती है। क्लियर है। किसका सेबी करेगी, वेंचर कैपिटल फंड का, मर्चेंट फंड का, स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का रजिस्ट्रेशन और विनियमन करती है सेबी। अब आता है इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी का कौन करेगा, आईआरडीए, इरडा करेगा। क्लियर। अब हाउसिंग के लिए कौन करेगा, जैसे डीएचएफएल टाइप के लोग, डीएचएफएल टाइप के एनबीएफसी, इनके लिए क्या करेगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के लिए नेशनल 2 बार हो गया क्या, नेशनल हाउसिंग बैंक। क्लियर। निधि कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 1956 के तहत उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार इनका नियंत्रण करती है। चिट फंड कंपनी के लिए क्या होता है, तो चिट फंड एक्ट 1982 के तहत राज्य करते हैं, यहाँ भारत सरकार करती है, यहाँ राज्य करते हैं। वहाँ उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय करती है और यहाँ स्टेट करता है। ठीक है। अब इसका नियम क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ याद रखने वाली, ये भी मत याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो बताने के लिए बता दिया। ये कभी अगर मेंस में लिखना हो तो ये अच्छी बात है, थोड़ा आइडिया रहेगा। इम्पोर्टेंट होता है ये। क्लियर है। और इम्पॉर्टेंट होता है विनियमन कौन करता है, आरबीआई के तहत होना जरूरी है, और कंपनी एक्ट 1956 के तहत, ये इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 चीज़ें इसमें, 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछी जाती हैं। अभी तो लगेगा कि आसान है, लेकिन जब पेमेंट बैंक पढ़ेंगे और सारे बैंक्स जब एक साथ पढ़ लेंगे, कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है, पेमेंट बैंक क्या होता है, एनबीएफसी क्या होती है, और सबके नियम शर्त एक साथ जब दे दिया जाएगा एग्जाम्स में, तब कन्फ्यूजन होता है कि किस में कौन होता है। इसके लिए अभी तो आसान लगेगा थोड़ा, लेकिन जब सब एक साथ पढ़ेंगे, पूरी बैंकिंग खत्म हो जाएगी, तब समझ में आएगा कि अरे यार ये तो काफ़ी टफ, कन्फ्यूजन वाला है। टफ नहीं है, कन्फ्यूजन वाला है, समझते चलिए, आसान है। तो इसके लिए नियम क्या होता है, कम से कम 12 और अधिकतम 60 महीने, मतलब 1 साल या 5 वर्ष के लिए क्या करते हैं, जमा राशि स्वीकार करते हैं। 5 वर्ष से अधिक नहीं कर सकते और 1 वर्ष से कम नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि बार बार निकाल सकते हैं, तो 1 वर्ष के लिए करेंगे। क्लियर। अब मांग जमा, डिमांड डिपॉजिट को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब चाहिए निकाल लें, डिमांड करें, नहीं कर सकते, यानी बचत और चालू खाता को नहीं ले सकते हैं ये। अब आरबीआई की ओर से अधिकतम ब्याज दर से अधिक पेशकश नहीं कर सकते। आरबीआई जितना ब्याज दर रखी है उससे अधिक नहीं कर सकते। एक्चुअली है क्या, देखिए, कोई भी
पूंजीपति क्या सोचता है? पूंजीपति एनबीएफसी खोला है तो कोई भी पूंजीपति क्या सोचता है? अधिकतम लाभ। अधिकतम लाभ कैसे है? चाहे कोई भी तिगड़मबाजी लगाई जाए। तो आरबीआई इन सब चीज़ों को जो बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है, फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी हुई है, आरबीआई उन पर रेगुलेशन लगाता है, टाइट करके रखता है। क्यों? क्योंकि कहीं अधिकतम लाभ के चक्कर में कुछ ऐसा ना करें जो इकोनॉमिक के लिए, आपके लिए तो खतरा है ही, आपके कस्टमर के लिए तो खतरा है ही, क्योंकि उनका पैसा डूबेगा। आप कुछ ऐसा ना कर दें जो इकोनॉमी के लिए खतरा हो। कहीं ऐसा लोन ना बांट दें या फिर ऐसा लोन ना लें और गलत तरीके से उसका यूज ना कर दें कि पूरी इकोनॉमी के लिए खतरा हो जाए। तो ऐसे में आरबीआई रूल और रेगुलेशन को टाइट करके रखती है थोड़ी। तो आरबीआई क्या करेगी? तो आरबीआई पहले रजिस्ट्रेशन करवा लेगी अपने पास, उसके बाद बोलेगी कि अधिकतम ब्याज दर पे आप आरबीआई द्वारा बताए गए ब्याज दर से अधिक ब्याज दर पे आप किसी को लोन दे रहे हैं, तब आरबीआई इसको रोकती है। क्योंकि आप तो ऐसे करके बैंकों से कोई लोन नहीं जाएगा, आप ही से लोन लेगा और आप कल को दिवालिया बोल गए तो सोचिए क्या होगा। तो ये प्रॉब्लम होती है, इसके लिए आरबीआई ने काफी रूल रेगुलेशन बनाए हैं। पेशकश नहीं कर सकते आरबीआई की ओर से अधिकतम ब्याज दर से पेशकश नहीं कर सकते अधिक। उसके बाद गिफ्ट, इंश्योरेंस या फिर अतिरिक्त कोई भी फायदे, इंसेंटिव या अतिरिक्त कोई भी फायदे की पेशकश आप नहीं कर सकते। इंसेंटिव नहीं दे सकते, गिफ्ट नहीं दे सकते कि हमारे यहाँ लोन लो, ये ऑफर चल रहा है, ऐसा नहीं कर सकते जिससे कस्टमर के अंदर अनैतिक लालच बढ़े। क्लियर? मतलब अनैतिक हो बिजनेस के लिए आपका ये काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप खुद भी डूबेंगे और इकोनॉमी को भी धक्का मारेंगे, तो डेंट मारेंगे तो दिक्कत होगा ना। न्यूनतम इन्वेस्टमेंट ग्रेड क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए आपके पास। क्लियर? उसके बाद जमा राशि का बीमा होना चाहिए, जो भी आप जमा लिए उसका बीमा करवाइए भाई। सब कुछ बचाने के लिए ही किया जा रहा है, ताकि जो जनता अपना पैसा मेहनत की कमाई उनमें रखेगी कल को, तो कहीं वो डूब ना जाए और उनका भी पैसा साथ में न डूबे, साथ ही साथ इकोनॉमी को प्रॉब्लम न हो, इसके लिए सारे रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं। क्लियर? तो ये सारे पूछ लिए जाते हैं कि क्या क्या नहीं कर सकते, क्या क्या कर सकते हैं। इसके द्वारा जमा की गई राशि की वापसी की गारंटी आरबीआई नहीं देती, क्योंकि ये बैंक नहीं है, इसलिए आरबीआई इनके द्वारा जमा की गई राशि की गारंटी नहीं देती। अगर आरबीआई गारंटी देने लगेगी तो फिर ये अच्छे खासे बैंक में आ जाएंगे, बैंक की श्रेणी में आ जाएंगे ना। तो सोचिए, इतना रूल रेगुलेशन टाइट किया फिर भी गारंटी नहीं दे रही आरबीआई, कितनी अजीब बात है। इनके लिए कार को रखना अनिवार्य होता है। एक ऐसी पूंजी होती है जो इनके पास रखना अनिवार्य होता है, ताकि कल को अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए इनकी वित्तीय स्थिति पे तो इसको सहन कर पाए, ना कि डिफॉल्ट हो जाए, दिवालिया बोल जाए। तो इसलिए कार को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। ये था एनबीएफसी के बारे में सब कुछ, और जितने भी एनबीएफसी से क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पे डाल दिया गया है। क्लियर? अब कोई भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम का छूटेगा नहीं इससे, ये इसलिए बता दिया क्योंकि अभी आरबीआई बताने जा रहा हूं। तो पहले कंपनी जो था वो बता दिया गया, अब आरबीआई में बताया जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, आरबीआई कौन से तरीके आजमाती है जिससे मार्केट में पैसा डाला जाता है, लिक्विडिटी बढ़ाई जाती है, और कौन से तरीके आजमाती है जिससे मार्केट से पैसा सोख लिया जाता है, खींच लिया जाता है। तो आरबीआई को डिटेल में समझाएंगे। उसके बाद जो लास्ट में बच जाएंगे बैंक, जो भी पेमेंट बैंक हो गया, सहकारी बैंक हो गया, तो ये सारे बैंक के बारे में बता दिया जाएगा। और जब सब चीज बता दिया जाएगा तब थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसका रिवीजन करना और छोटे छोटे पॉइंट्स का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें लोगों तक पहुंचाइए। जय हिंद।